फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसको करते क्यों है। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं कि इसका मेन जो एम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का वो क्या है। फर्स्ट, इट लूजन्स द सॉइल। ओके, सेकंड, इट टर्न्स द सॉइल। टर्न्स को कहते हैं बेटा उलट देना। जैसे आप किसी चीज से जब मिट्टी को खोदेंगे, नीचे वाली मिट्टी ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इसको बोलते हैं ये टर्न्स द सॉइल। और बेटा इसी प्रोसेस को व्हेन वी लूजन और टर्न्स द सॉइल, दिस प्रोसेस इज नोन एज टिलिंग और प्लगिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज टिलिंग एंड प्लगिंग, है ना। प्लगिंग को बोलते हैं हल चलाना। तो जिस प्रोसेस के जरिए हम मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, लूजन को बोलते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट लिख सकते हैं इसकी जगह अगर आपको लूजन में दिक्कत है तो। उल्टा पुल्टा करके मिट्टी को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टीलिंग एंड प्लगिंग। ऐसा करने से होगा क्या, आपको क्या आउटपुट मिलेगी, हमें फायदा क्या होगा इसका, या बेनिफिट क्या होगा। अगर हम मिट्टी को लूज कर दें या उसको हम उल्टा पुल्टा कर लें, रेडी कर लें, तो इसके फायदे क्या होंगे। फर्स्ट, इट सॉफ्टन द सॉइल, मिट्टी को मुलायम बनाता है। सेकेंड, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस इन सॉइल। मिट्टी के जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो ऑक्सीजन उसके अंदर आर पार चली जाएगी। और अगर मिट्टी नरम होगी तो रूट्स ऑफ प्लांट्स पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल। ठीक है बच्चों, और अगर आप इस तरीके से मिट्टी को हम सॉफ्ट कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, या टिलिंग प्लगिंग प्रोसेस से हम ये सारा काम कर रहे हैं, तो इससे एक चीज और होगी, इट एड्स ह्यूमस टू सॉइल। नाउ आई हैव अ रीजन टू वरी फॉर यू गाइस। आपके लिए एक नई चीज बच्चों यहां पर आई है कि ह्यूमस क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात, घर में हम जब केले खाते हैं या रसोई का जितना भी कचरा होता है जो बायोडिग्रेडेबल है, केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, जब हम इनको मिट्टी में डाल देते हैं, दबा देते हैं, कुछ टाइम बाद इनका एक ऑटोमेटिक मैन्योर तैयार हो जाता है, खाद तैयार हो जाती है, उसी को बोलते हैं ह्यूमस। या आप कह सकते हैं एडिंग प्लांट्स और एनिमल्स, या यूं कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द सॉइल इज नोन एज ह्यूमस। मेरी बात समझ में आ गई। जो मृत जीव होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो हिस्से हैं वो टिलिंग एंड प्लगिंग इंक्रीजेस, इट इज, आप कह सकते हैं कि इससे जो ह्यूमस है सॉइल में ऐड हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमस। इट इज नथिंग बट द रेजिडुअल पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are decomposed in the soil, they are known as humus. पौधों और मृत जीवों के जो सड़े गले हिस्से मिट्टी में ऐड हो जाते हैं, उसी को ह्यूमस कहते हैं। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, और वी कैन से इट प्रोवाइड्स अ नेचुरल मैन्योर टू द प्लांट्स। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो आपने समझ लिया, इससे होता क्या है, बेनिफिट क्या है। सवाल अब ये है कि आप इसको करेंगे कैसे, कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए हमें कौन कौन से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कौन कौन से एग्रीकल्चर औजारों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हमें प्लग, हल बोलते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में तीन चीजें हैं, प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, प्लग बेटा ये क्या है, देसी हल है
इसके आगे 2 बैल लगे होते हैं, है ना। बैलों के कंधे पे ऐसे एक लकड़ी रखी रहती है। टेंशन ना लीजिए, मैं बुक रीडिंग भी करवाऊंगा आपको। बुक रीडिंग में मैं प्लग के किस हिस्से को क्या कहते हैं बताऊंगा। प्लग जो होता है नॉर्मली हमारा लकड़ी का बना होता है, और हो जो है वो प्लग का एक एडवांस फॉर्म है। जैसे पहले डीवीडी आती थी, सीडी आती थी, अब आजकल बच्चों पेन ड्राइव आ गई, तो सीडी डीवीडी का एडवांस वर्जन क्या है, पेन ड्राइव। वैसे ही लकड़ी के हल को हमने कन्वर्ट कर दिया आयरन, ये लोहे का होता है, ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू प्लग। प्रोसेस वही है, इसको भी बैल खींचते हैं, इसको भी बैल खींचते हैं। ये पुराना टाइम था, आज से करीब 20 एक साल पहले हम कह सकते हैं कि ये ज्यादातर इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब क्योंकि बेटा हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ है, अब अपने चारों तरफ कितना कुछ देख रहे हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, तो वैसे ही कल्टीवेटर आप एक मॉडर्न इक्विपमेंट है जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगाकर, है ना, ट्रैक्टर के पीछे लगाकर हम खेत को पूरा हम टिलिंग करते चले जाते हैं, प्लगिंग करते चले जाते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक आपका टाइम बचाता है, लेबर बचाता है, और अच्छे से टिलिंग और प्लगिंग हो जाती है। ओके, तो अगर आपसे पूछे प्लग क्या है, या नेम एनी 2 डिवाइसेस, या नेम एनी 2 इंप्लीमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आप मूंद के आप कहिए सर एक तो प्लग है, एक हो है, और एक कल्टीवेटर। ओके, बुक रीडिंग जब करवाऊंगा तो तीनों के आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि किस हिस्से को क्या कहते हैं। चलिए सेकंड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। दूसरा जो प्रैक्टिस है वो है सॉइंग। मिट्टी अब तैयार हो गई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बोते हैं बीज, बीज बोने की बारी है, इसे नोट करिए और अगली हेडिंग बनाइए सोविंग। बेटा सेकंड स्टेप है सोविंग, बीज बोना। लेकिन इससे पहले ये तो तय कर लीजिए कि कौन से बीज बोने लायक है, कौन से नहीं है। जब आप बुक की रीडिंग लगाएंगे तो उसमें आपको छोटी सी एक एक्टिविटी दिखाई देगी। उस एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि जब आप सिलेक्शन ऑफ सीड्स कर रहे हैं, यानी कि बीजों को अब बोना, कौन से बीज बोने हैं, इसको कैसे तय किया जाए। इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। एक बकेट लीजिए, उसको आधा पानी से भरिए, और जिन बीजों को आप बोने वाले हैं उसको आप उसमें डुबो दीजिए। ठीक, इससे होगा क्या, जो बीज हल्के हैं यानी कि वो अंदर से खोखले होंगे, खराब होंगे, वो तैर के ऊपर आ जाएंगे, और जो बीज अच्छे होंगे, जो भारी होंगे, वो नीचे रह जाएंगे। तो एक बात तो आपको ये पता चली कि बीजों का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक, दूसरी बात, इसको सोने के इस बीजों को बोने के लिए हम कुछ इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल जो मेथड है, बीज को बोने का, वो एक फनल लाइक ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और इसको हल के पीछे जोड़ देते हैं, फनल। इसको कीप बोलते हैं बेटा। जैसे हम कोई भी मिट्टी का तेल या सरसों का तेल कहीं डालते हैं, ऊपर ऐसे एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा देते हैं जिसको फनल बोलते हैं। अपने लैब में भी देखा होगा फनल क्या होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ऊपर से हम बीज डालते हैं ऐसे, और ये नीचे चले जाते हैं, और साथ साथ में इसके साथ आगे बैल जुड़े होते हैं इस तरीके से, यहाँ बैल जुड़े होते हैं, और ऐसे जो किसान है ऐसे खेत में आगे बोता चला जाता है। ये तो है ट्रेडिशनल मेथड, पुराना तरीका। अब बात करते हैं नए तरीके की। जो बिल्कुल फ्रेश नया तरीका है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, जैसे कल्टीवेटर हमने पढ़ा था बच्चों एक मशीन है, वैसे ही सीड ड्रिल और ट्रैक्टर को एक साथ जोड़ के, है ना, हम पीछे क्या करते हैं, उसमें एक बक्सा लगा होता है, बॉक्स, उसमें बीज डाल देते हैं। और आजकल तो बच्चों टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सोइंग और मैन्योरिंग एक साथ कर देते हैं, यानी कि बीज के साथ ही खाद डाल देते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। ठीक है, तो बीज के साथ साथ जो है प्रॉपर गैपिंग में वो बीज भी आपके बूझ जाते हैं, और आपके साथ में उनमें जो फर्टिलाइजर वो भी ऐड हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है, सीड ड्रिल का फायदा क्या है। नंबर एक तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपने 5 सीड्स एक जगह डाल दिए, 5 बीज एक जगह इकट्ठे डाल दिए, तो बेचारे इनको उगने के लिए स्पेस बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना ही इनको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना पानी मिलेगा। तो सीड ड्रिल में क्या होता है, पर्टिकुलर गैप पे प्लांट्स यानी कि बीज को बोया जाता है, इनके बीच में, सबके बीच में सेम गैप मिलेगा। इसके फायदे क्या है, नंबर एक, ज्यादा जो एरिया होता है उसमें जो बीज लगेंगे वो कम लगेंगे। द क्वांटिटी ऑफ सीड्स विल बी रिक्वायर्ड लेस, मैन्योर आपका कम लगेगा। जब आप इरिगेशन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जब हम इनको लाइनिंग में लगाएंगे तो इरिगेशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी,
है ना, आसानी से पानी पूरे खेत में पहुंच जाएगा। तो सीड ड्रिल इज ए एडवांस टेक्निक विच इज यूज्ड नाउअडेज, एंड फनल लाइक कीप जो होता है दिस इज ट्रेडिशनल, जो पुराना तरीका है वो इस्तेमाल हम करते थे, वो आजकल हम नहीं करते। तो ये था सोइंग। सोइंग के बाद हम, जैसा कि आपको पता है, थर्ड स्टेप क्या है, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ओके, चलिए चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप इज एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस, इसको उर्वरक बोलते हैं बच्चों, इसको खाद बोल देते हैं, देसी खाद भी कह देते हैं इसको। ठीक है, दोनों में बेसिक सा फर्क है, लेकिन काम एक जैसा करते हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं, जो हमारे प्लांट्स तो बच्चों, जैसे आपको मैगी पसंद है, आमतौर पर बच्चों को पसंद होती है, दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर उसमें बॉर्नविटा हो तो अलग बात है ना। साथ में आप फास्ट फूड बहुत खाते हैं, पिज्जा बर्गर, वैसे ही प्लांट्स भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, जैसे पोटेशियम इनके लिए बहुत जरूरी है, के इसका केमिकल सिंबल है ना। नाइट्रोजन, ठीक है, और फास्फोरस, इसके साथ में और भी है ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। और क्या क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है, पोटास, सल्फर, ये नाम आपने सुने सुने से लगते हैं आप, लेकिन 9th-10th में जब आप जाएंगे तो इनके प्रॉपर आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो प्लांट्स को बच्चों ये सारी चीजें चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, पोटास भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए। इसके साथ में प्लांट्स को एक और चीज की जरूरत होती है, वो है ह्यूमस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। तो आपके जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, कारखानों में इनको तैयार करते हैं। और बच्चों सीधी सी बात है, जो चीज फैक्ट्री में तैयार होती है वो इनऑर्गेनिक होती है। इनऑर्गेनिक मतलब वो कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है, आर्टिफिशियली उसको तैयार किया जाता है बाय यूजिंग केमिकल्स। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक, ये मैन्योर दे आर प्रिपेयर्ड एट होम और इन द फील्ड। आप इनको घर पे और खेत में तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्गेनिक होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप घर में जो काऊ डंग है या एनिमल डंग है उसका इस्तेमाल करके हम इनको बनाते हैं। जो एनिमल्स का वेस्ट होता है उसको मिट्टी में कुछ टाइम के लिए दबा देते हैं, है ना, और वो पूरे खेत में खाद का काम करता है। तो 2 पॉइंट आपने समझे। थर्ड क्या है, दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर्स के अंदर बेटा ह्यूमस नहीं होता, क्योंकि ह्यूमस क्या होता है, डिकम्पोज पोर्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मिट्टी में मिलके उसको खाद देने का काम करता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। अब क्योंकि बच्चों ये फैक्ट्री में बन रहे हैं तो ये चीज तो इसमें होगी नहीं, इसमें बिल्कुल होगी, ठीक है। रिच इन ह्यूमस, ज्यादा मात्रा में ये ह्यूमस देते हैं सॉइल को। ऑब्वियसली इसके एग्जांपल्स के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, एनपीके। व्हाट इज एनपीके, इट इज यूरिया, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर पोटेशियम, के पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम। तो ऐसे सफेद कलर के कट्टे या जो थैले होते हैं वो खेत में किसान उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे मोती मोती जैसे जो फर्टिलाइजर होता है वो निकालता है, उसको बच्चों आम लैंग्वेज में यूरिया कहते हैं। लेकिन वो जो होता है प्लांट्स को 3 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन करवाता है, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन इनके अंदर लेस एनपीके होता है, ये टाइप का मटेरियल यहाँ नहीं होता। यहाँ पे ह्यूमस ज्यादा होता है या ह्यूमस कम होता है। इनमें एनपीके कम अमाउंट में होता है, इनमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। और एक बात बच्चों,
देखने से आपको लग रहा होगा कि ये वाले अच्छे हैं, ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये इनका जो रिजल्ट आता है प्लांट्स के साथ जल्दी आता है, इनका रिजल्ट देर से आता है। अगर आप फर्टिलाइजर्स को ज्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो खाने के अंदर इनके कंटेंट चले जाते हैं और हमारा जो फूड चेन है उसमें गड़बड़ हो सकती है। इज दैट क्लियर? लेकिन मैन्योर क्या है, मैन्योर को अगर आप ऐड करेंगे तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा एनपीके नहीं होता, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स सॉइल को खराब भी कर सकता है, आपका जो प्रोडक्शन रेट है उसको भी डिक्रीज कर सकता है। ओके, तो हमने 3 स्टेप्स पढ़े, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर हमने बीज लगाए, अब हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कर। अब नेक्स्ट हिस्से में हम पढ़ेंगे अबाउट इरिगेशन, पानी कैसे खेत में दिया जाता है, प्लांट्स को पानी किन किन टेक्निक से हम दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, फोर्थ, इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन, सिंचाई बोलते हैं बेटा। सिंपल सी बात है भाई, पौधों के अंदर पानी डालना, ठीक है, गमले में आप डालते हैं, बकेट भर के डाल देते हैं। अगर यही काम आपको एक बड़े पैमाने पे करना हो, लार्ज स्केल पे करना हो, तो कैसे करेंगे? इरिगेशन का मतलब होता है टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट सो दैट दे कैन ग्रो। ओके, तो इसके कौन कौन से तरीके हैं? ट्यूबवेल है, वेल है ना, और इसके साथ क्या है, कैनाल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, कितने सारे मेथड से हम पानी दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो ट्रेडिशनल तरीके हैं, इनके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी थी। जैसे पहले अगर मैं बात करूं 50 एक साल पहले, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो लेकिन हम फिर भी इरिगेशन तो करते थे। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स थी। जैसे एक था मोट, मोट में हम क्या करते थे, मैनुअली कुएं से पानी खींच के उसको हम डालते थे और वो पानी खेतों में जाता था। मैनुअली हम जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, जैसे महिलाएं कुएं में पानी लेने जाती हैं, उस तरीके से उसको मोट बोलते थे। दूसरा तरीका है चेन पंप। जब बुक रीडिंग करवाऊंगा तो इनका डायग्राम भी दिखाऊंगा। चेन पंप में हम क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल चक्कर लगा होता था और उस गोल चक्कर पर बहुत सारे पानी निकालने के जैसे डब्बा टाइप में है वो लगे रहते थे, वो घूमता रहता था और कुएं में से पानी भर के ऐसे वो डालता रहता था, उसको बोलते हैं चेन पंप। नेक्स्ट इसके बाद है ढेकली। ढेकली में कुछ नहीं है, जैसे ये आपका कुआं है, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर लगाते थे और इसके साथ ऐसे नीचे एक पत्थर ऐसे बांध देते थे और इसके साथ ऐसे पानी निकालने का एक सिस्टम लगा होता था। तो इसको जब नीचे दबाते थे तो पानी ऐसे ऊपर बाहर आता था, छोड़ देते थे तो नीचे चला जाता था, इसको बोलते हैं ढेकली। एक और था रहट, हरियाणवी गानों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, रहट। रहट क्या चीज है? आप ढेकली में क्या है, मैनुअली हम पत्थर बांध के इसको इस चीज को कर रहे हैं। रहट में क्या है, बैलों को हम लगा देते थे, बैलों को जोड़ देते थे, बैल जब आगे जाते थे तो ये पानी बाहर आता था, पीछे आते थे तो फिर से नीचे चला जाता था। यानी कि इसके साथ एक बाल्टी वगैरह का कोई स्ट्रक्चर ऐसे लगा लटका रहता था और इसके साथ बैल लगा देते थे, आगे बैल खींच के ले जाते तो पानी बाहर आता, पीछे आते तो वो पानी नीचे चला जाता। तो जब आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट, चारों का डायग्राम आपके सामने लगे हुए। तो ये तो हो गए ट्रेडिशनल तरीके जो पहले इस्तेमाल होते थे। अब बात करेंगे मॉडर्न टेक्निक्स की। मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, गिव द नेम्स ऑफ टू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। इसको बोलते हैं बच्चों फवारा सिंचाई, ठीक है। पानी की एक मोटर जो है वो कुएं पर ऊपर लगा देते हैं और उस मोटर के साथ बहुत सारे जो स्प्रिंकलर सेट हैं, जो फवारे हैं वो लगे रहते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े अमाउंट में पानी उसमें से निकलता है। आपकी बुक में डायग्राम है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन, इसको बोलते हैं छिद्र सिंचाई प्रणाली। छिद्र सिंचाई आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर इंसान के लिए आजकल कोई है तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकेबल वाटर। अब पीने के वो पानी कम है तो खेती के लिए तो ऑब्वियसली कम होगा ही, ठीक।
आप अपने शहर के चारों तरफ देखिए, बहुत सारी नहरें आपको मिलेंगी। उन्हीं नहरों से खेतों में पानी दिया जाता है और उन्हीं नहरों के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पानी को अगर हम कम अमाउंट में इस्तेमाल करें, यानी कि असल में देखा जाए तो प्लांट्स को पानी कहाँ चाहिए, रूट्स के अंदर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा प्लांट है और ये प्लांट की रूट्स है, तो इसके साथ इसकी जड़ में ही टिप 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 यानी कि छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो इसकी जड़ में ही डाल देते हैं। उसके साथ इक्विपमेंट लगा होता है, छोटी सी एक ट्यूब पाइप होती है जिसके अंदर छेद होता है, तो पानी सीधा प्लांट्स की जड़ों को देना, इसी को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ये दोनों टेक्निक्स राजस्थान के एरिया में इस्तेमाल होती हैं, ऐसे एरिया में इस्तेमाल होती हैं जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ है ना, पानी की कमी है। तो ये है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। नेक्स्ट चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ। तो बच्चों, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब सवाल ये है कि वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स that grow with crop। ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो क्रॉप्स के साथ उगते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं। और इन वीड्स को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर, पानी, जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देंगे वो ये भाई साहब भी खाएंगे। ये कुछ ऐसा है, आपका दूध आपके किसी और मित्र ने पी लिया हो तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही खेतों से वीड्स को हटाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडीसाइड। वीडीसाइड। अब बच्चों, ये जो है खरपतवार नाशक बोलते हैं इसको। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैनुअली हम उनको हाथ से उखाड़े बाहर फेंकें, दूसरा तरीका है केमिकल्स का इस्तेमाल करें। तो जनरली जो कॉमनली जो वीडीसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके केमिकल नाम मैं आपको लिखवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। आपके सिलेबस में दिया होगा 2,4-D, लेकिन इसको बोलते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक तो है ये वीडीसाइड जो हमारा इस्तेमाल होता है, दूसरा है नेपथलीन एसिटिक एसिड। These are the common weedicides which are used in the weedicide process। ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटीन, एसिटिन एसिड, एसिटिक एसिड और नेपथलीन एसिटिक एसिड। तो वीड से प्रोटेक्शन हो गया। इसके बाद बच्चों अब तैयारी करते हैं फसल को काटने की, हार्वेस्टिंग, फसल कटाई। अब आपने बहुत मेहनत कर ली, 3 से 4 महीने, मिट्टी भी तैयार कर ली, बीज भी बो दिए, मैन्योर भी दे दिया, इरिगेशन भी कर दिया, उनको प्रोटेक्ट भी कर लिया। अब आपको इनाम मिलना चाहिए। अब जो फसल जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे वो रेडी हो चुकी है, उसको हमें 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद अब हम तैयार हैं क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए, फसल की कटाई के लिए। कटाई के लिए बच्चों हम सिकल का इस्तेमाल करते हैं, दराती बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन ये तरीका पहले का था। अब हार्वेस्टिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर। देखो बच्चों, दो चीजें हैं, एक तो है हार्वेस्टिंग, फसल को काटना और वहीं खेत में डाल देना, लेकिन अभी अनाज तो निकला नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो हार्वेस्टिंग के बाद आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग को समझना है तो बड़ा इजी है। जो फसल आपने काटी है उसके साथ में आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? एक तो मिलेगा अनाज, यानी कि फॉर एग्जांपल व्हीट, और साथ में इस पे होगा भूसा, स्टैप्स। ठीक है, तो थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, क्रॉप को अलग कर लेते हैं। जैसे गेहूं है, इतना बड़ा पौधा होता है गेहूं का, तो उस पौधे में से अनाज को अलग कर लेना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द स्टेप्स, यानी कि भूसे में से अनाज को अलग करना, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जो फसल हम काट लेते हैं
हैं उसमें से अनाज को निकालना उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज और है, आपको आप जब पढ़ेंगे तो एक चीज आपको और मिलेगी, विनोविंग। विनोविंग ये भी एक तरीका होता है। विनोविंग क्या है, जिस जो क्रॉप हम निकालते हैं, क्रॉप के साथ काफी सारी अनवांटेड मटेरियल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, भूसा वगैरह जो है क्रॉप के साथ जुड़ा होता है। तो विनोइंग का मतलब क्या होता है, अनाज में से जो अनाज हम निकालते हैं, क्रॉप जो हम निकालते हैं प्लांट से, उसमें से एक्स्ट्रा जो भूसा है उसको अलग करना। फिर आप कहेंगे सर दोनों तो सेम चीज हो गई। नहीं, ध्यान से सुनिए। फसल हमने काट ली, फसल में से अनाज अलग कर लिया और जो भूसे के बड़े बड़े हिस्से थे वो अलग कर दिए, लेकिन थ्रेशिंग के बाद भी अनाज यानी कि क्रॉप्स के साथ छोटे छोटे भूसे के पीसीज रह जाते हैं। उन पीसीज को, स्मॉल पीसीज ऑफ स्टेप्स को अनाज में से अलग करना, क्रॉप्स में से अलग करना, इसको बोलते हैं विनोविंग। थ्रेशिंग और विनोविंग दोनों अलग अलग चीज है। क्या है, दोबारा सुनिए। क्रॉप में से जो भूसे के बड़े हिस्से हैं उनको अलग करना, दैट इज थ्रेशिंग। या यूं कह लीजिए कि कटी हुई फसल में से अनाज को अलग करना, दैट इज थ्रेशिंग। विनोविंग क्या है, जो अनाज हमने निकाल लिया, जो क्रॉप हमने तैयार कर ली, उसमें छोटे छोटे भूसे के कण रह जाते हैं, छोटे छोटे अनवांटेड मटेरियल रह जाते हैं, उनको अलग करना, दैट इज विनोइंग। तो ये है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, लास्ट स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हम सिलोस या ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में डायग्राम है, उसमें दिया हुआ, सिलोस का मतलब होता है बड़े बड़े थैले जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको पेस्ट से बचाना। तो पेस्टिसाइड सबसे जरूरी होता है, इसमें चूहे वगैरह खराब कर देते हैं अनाज को, और अनाज को मॉइस्चर से बचाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पेस्टिसाइड के लिए हम जनरली क्या करते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जो घरेलू नुस्खा है। इसके अलावा पेस्टिसाइड के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से जो कॉमनली यूज पेस्टिसाइड्स है वो है डीट, और एक और है डीडीटी। व्हाट इज डीडीटी? इट इज स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोफेनाइल ट्राइक्लोरोथेन, डाइक्लोरोफिनॉल ट्राइक्लोरोथेन, ये है डीडीटी की फुल फॉर्म। ये वही दवाई है जिसका इस्तेमाल